जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का सितंबर महीने का करंट अफेयर करेंगे। इससे पहले हम जुलाई अक्टूबर का कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग सितंबर महीने का करंट अफेयर करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है बीपीएससी 70 बीपीएससी और 70 बीपीएससी 17 नवंबर को होने वाले हैं। और आपको मालूम है कि इसमें 1974 पोस्टों पर बहाली आ रही है। ठीक, आ गई है 1974 पोस्टों पर, जिसमें सबसे ज़्यादा लेवल 9 के और लेवल 7 पोस्ट हैं। यानी एसडीएम और डीएसपी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पोस्ट में। तो चलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, एनसीआर की तर्ज पर यूपीएससीआर का गठन किया गया है। ठीक है, एनसीआर की तर्ज पर यूपीएससीआर का गठन किया गया है और इसमें क्या है, यूपी स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, यूपीएससीआर का मतलब यूपी स्टेट कैपिटल रीजन। जिस तरह आपने दिल्ली एनसीआर में देखे होंगे कई ऐसे ज़िले होते हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, ठीक उसी तरह यूपी के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर यूपीसीआर दर्ज किया गया है। और इसके अतिरिक्त कुछ ज़िले हैं जो उसके आसपास आएंगे, जैसे देख लीजिए लखनऊ है। ठीक, लखनऊ और आसपास के अन्य 5 ज़िले रहेंगे, जिसमें से हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया और उन्नाव हो गया और रायबरेली और बाराबंकी है। ये 5 ज़िले आपके हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के अंतर्गत एनसीआर के तर्ज पर अब काउंट किया जाएगा। अब देख लेते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। ठीक है, नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। और ये क्या है, देखिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 किसका स्थान लिया है? ये आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 जो है ये आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे बीएनएसएस 2023 बोला गया है, इसने सीआरपीसी 1973 का स्थान लिया है। ये देखिए, बीएनएसएस 2023 सीआरपीसी 1973 का स्थान लिया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ये 2023 का, बीएसए 2023 जो है ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लिया है। ठीक, तो इस तरह ये 3 चीज़ जो है ये 1 जुलाई से तीनों कानून लागू हो गए हैं। तीनों नए आपराधिक कानून हैं और ये 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। तीनों आपराधिक कानूनों को दिसंबर 2023 में संसद ने पारित किया था तथा 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी। आगे है, इसे लागू करने से संबंधित अधिसूचना सरकार ने 24 फरवरी 2024 को जारी किया था। और इसकी मुख्य बातें क्या है, आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं हैं। ठीक, आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं हैं। और सीआरपीसी में 84 धाराएं थी, जबकि बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं। ठीक, तो पुराने साक्ष्य अधिनियम में 167 और जबकि नए में 170 पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। ठीक, और राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह की चर्चा किया गया है। क्लियर हुआ? अगला देखिए कि राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। ठीक, तो राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा नियुक्त हुए हैं और राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। ये 10 वर्ष के अंतराल के बाद किसी विपक्ष को यह दर्जा मिला है। 10 वर्ष अंतराल के बाद किसी विपक्ष को यह पहला दर्जा मिला है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जाति की सूचियों में छेड़छाड़ का अधिकार राज्यों को नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य सरकार के पास SC ST के आरक्षण को छेड़छाड़, मतलब अनुसूचित जाति की सूचियों को छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना यहाँ,
ये आर्टिकल 341 है दोस्तों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब था कि 2015 में एक तांतवा जाति थी। ठीक, तांतवा जाति को ईबीसी से हटाकर एससी कैटेगरी में कर दिया गया था। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईबीसी में कर दिया गया, फिर इसमें संशोधन हुआ। ठीक, और संशोधन कर फिर इसे क्या कर दिया गया है 2024 में कि ईबीसी को फिर से एससी कैटेगरी में कर दिया गया है। तो याद रखें 70 बीपीएससी में तांतवा जाति को अब ईबीसी का आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल दरबार हॉलों को दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन जो नया बना है उस दरबार का क्या नाम है, दरबार हॉल का तो गणतंत्र मंडप, और इसका अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखिए अगला है आपका कि अशोक का मोइदम यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक, तो असम का एक मोइदम जगह है, ठीक है ना, मोइदम है, उसको यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह भारत का 43वां स्थल, ठीक, ये 43वां स्थल बन गया है, मोइदम है। मोइदम क्या है, तो ये अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली है। ठीक है, अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली है जिसका पूरा अवशेष बचा हुआ है। ये कहाँ है, असम में है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया और ये भारत का 43वां स्थल है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह निर्णय यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के नई दिल्ली में 21 से 23 जुलाई को आयोजित 46वें सत्र में लिया गया। ठीक है, तो 21 से 31 जुलाई का सत्र में इसे लिया गया 46वें सत्र में। और भारत में शामिल स्थल देखिए 35 जो है ये सांस्कृतिक है और 7 जो है प्राकृतिक है। तो 35 7 42 और एक जो है ये क्या है, मिश्रित है। ठीक, तो 43 हो गया दोस्तों। इस तरह क्लियर हुआ, 43 भारत में अभी तक। अब देखिए ये जो स्थल हैं सांस्कृतिक स्थल, मैंने बताया था कि सांस्कृतिक स्थल में 35 है। ठीक है, तो इन 35 को यहाँ पर नाम दिया गया है और किसको कब कब एस्टेब्लिश किया गया ये भी दिया गया है। तो देखिए आगरा किला जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला जो आगरा में है इसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। ताजमहल 1983 में, देखिए 1983 में 4, ठीक है, 1983 में 4 आगरा किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ठीक, ये सब 1983 में इसे यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब देखिए 1984 में 2 है, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में पड़ता है उड़ीसा में। ठीक, उसके बाद है महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम स्थित स्मारक है, तमिलनाडु में पड़ता है, ये 1984 में है। ठीक, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट ये 1986 में, और खजुराहो स्थित स्मारक समूह 1986। देखिए आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसमें प्राकृतिक स्थल भी है। ठीक है, प्राकृतिक स्थल में 7 मिला है भारत में विश्व धरोहर यूनेस्को के रूप में, और मिश्रित स्थल 1 है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। तो इसे आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला जो पॉइंट है ये जोरावर है। ठीक, क्या है जोरावर, और जोरावर की हम बात करें तो ये दुर्गम पहाड़ी पर तैनाती के लिए देश में निर्माणाधीन टैंक बनाया गया। ये स्वदेशी टैंक है भारत का। जोरावर जो है एक स्वदेशी टैंक है। ठीक है, और दुर्गम पहाड़ी पर इसे क्या किया गया, तैनात किया गया है। ठीक है, स्वदेशी टैंक के रूप में। और इसका हालिया परीक्षण गुजरात में LNT के हजीरा स्थित संयंत्र में किया गया है। ठीक है, तो परीक्षण गुजरात में LNT के हजीरा स्थित संयंत्र में किया गया है। ठीक, अभ्यास देख लीजिए, अभी लेटेस्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो अभ्यास का जो प्रयोग किया गया है ये देखिए विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और इसका हालिया परीक्षण देखें तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। तो अभ्यास का परीक्षण जो है उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। ठीक, याद रखेंगे, अभ्यास का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। देखिए हाल ही में 17 वर्ष की सेवा के पश्चात UH-3H हेलीकॉप्टर है एक। UH-3H क्या है, तो एक हेलीकॉप्टर है दोस्तों, और इसकी विदाई भारतीय नौसेना द्वारा की गई। ठीक है,
UH-3H हेलीकॉप्टर की विदाई भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया और इसका समारोह कहाँ किया गया, तो इसका समारोह विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक, तो क्लियर हुआ। 17 वर्ष की सेवा के बाद, ठीक है ना, 17 वर्ष की सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर की विदाई भारतीय नौसेना के द्वारा इसको क्या किया गया, फिट कर दिया, मतलब विदाई कर दिया गया और इसका समारोह जो किया गया ये विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक, अब देखिए लेटेस्ट है, ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुआ। ठीक है, ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुआ और यहाँ पर एगो चीज़ आपको याद रखना है कि भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। ब्रिटेन में संसदों की कुल संख्या की बात करें तो वहाँ पर 650 है। ब्रिटेन में संसदों की कुल सीटों की संख्या 650 है और भारत में आपको तो मालूम ही है। ठीक, तो नए प्रधानमंत्री वहीं पर कौन बने हैं, कीर स्टारमर बने हैं। ठीक है, जो चुनाव हुआ है वहाँ के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं, ये लेबर पार्टी के हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ है उसके नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं और ये लेबर पार्टी के हैं। ठीक है, ये 5 जुलाई 2024 को शपथ लिए थे और 14 वर्ष के बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। लेबर पार्टी की बात करें तो 650 में से 411 सीटें प्राप्त हुआ बहुमत दल के तहत। ठीक, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक जो पॉइंट है कि भारतीय मूल के 26 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। ये जो 411 सीटों में हम देखें तो इसमें भारतीय मूल के 26 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं और ये राचेल रिव्स ब्रिटेन में पहली वित्त मंत्री बनी है, महिला है। ठीक है, यहाँ पर महिला छूट गया है, ये रेचल रिव्स ब्रिटेन में पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, 26 उम्मीदवारों में से ये भी एक हैं, भारतीय हैं। और यहाँ पर लेटेस्ट है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बने हैं। ठीक है, तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री KP शर्मा बने हैं, इसे भी क्लियर कर लेना है। ये बहुत लेटेस्ट है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। ठीक, तो ये लेटेस्ट है। सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। उस समय वे कहाँ पर रैली संबोधित कर रहे थे, तो वे पेनिसिल्वेनिया में, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में ये मतलब भाषण दे रहे थे। ठीक है, प्रांतों के बटलर शहर है। ठीक है, कौन सा शहर, बटलर शहर में संबोधित कर रहे थे और उसी समय इन पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन ये बच गए। सुरक्षा काफ़ी स्ट्रिक्ट था जिसके तहत ये सही सलामत अपने देश में पहुँचे। देखिए, ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बने हैं। ठीक है, पेजेश्कियान बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बने हैं। ठीक, इसे याद कर लीजिए। ऊपर कर लेते हैं। देखिए, अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, भारतीय प्रधानमंत्री की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा। देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण किए, जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहाँ, ये रूस और ऑस्ट्रिया का यात्रा किया। ठीक, तो नए सत्र में प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही है। ठीक है, शपथ लेने के बाद। इससे पहले जब दूसरी बार ये प्रधानमंत्री गए तो बने थे, तो उस समय वो इटली में गए थे, लेकिन इटली में वो इटली यात्रा के दौरान नहीं गए थे, वो G7 के संबोधन में भाग लेने गए थे, G7 जो हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर कर लेना है। और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने बोला है कि व्यापार के लिए भारत और रूस के बीच 100 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। और रूस के 2 नए शहरों कजान और येकातेरिनबर्ग में भारतीय दूतावास खुलेगा। ठीक, तो हाल ही में प्रधानमंत्री जो रूस में गए हैं, वहाँ पर रूस के 2 नए शहर हैं कजान और येकातेरिनबर्ग में, ये भारत के दूतावास खोलने की वहाँ पर बात किया है। ठीक, उसके बाद नीचे है, तो नीचे देख लेते हैं। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो देख लीजिए, इन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। वही अगर हम अब देखें ऑस्ट्रिया की बात करें तो देखिए, ये 9 से 10 जुलाई का यात्रा था और ऑस्ट्रिया के साथ राजनीतिक पर इन्होंने संबंध के 75 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ इंदिरा गांधी के बाद किसी
प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जाने वाले जो प्रधानमंत्री हैं ये इंदिरा गांधी के बाद दूसरे बन गए हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी के समय से लेकर अभी तक ये कितने समय हो गए, 75 वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति गया है भारत का प्रधानमंत्री। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए अगला है बीमस्टेक विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीमस्टेक जो है ये विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है और इसका सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो बीमस्टेक का सम्मेलन जो 2024 में हुआ है वो 11 से 12 जुलाई 2024 में दिल्ली में हुआ है, ठीक। कहाँ हुआ है बीमस्टेक का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन? नई दिल्ली में हुआ है। अब बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक। उसके बाद सदस्य, अगर हम सदस्य की बात करें तो बीमस्टेक में कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं? तो देखिए भारत है, बी से भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक। तो कौन कौन से देश हैं? भारत, बंगाल, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। बीमस्टेक में देश कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। याद हुआ? आगे देखिए, अगला है दोस्तों बीमस्टेक की छठी बैठक सितंबर 2024 में थाईलैंड में प्रस्तावित है, ठीक। तो बीमस्टेक की छठी बैठक सितंबर, ठीक है ना, सितंबर 2024 में, यानी ये जो सितंबर महीना चल रहा है ये थाईलैंड में अभी होने वाली है, ठीक। कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए एससीओ का अगर हम बात करें 24 समिट, ठीक है ना, एससीओ का 24 सम्मेलन जो है अस्थाना, कजाकिस्तान के अस्थाना में होने वाला है, ठीक। तो एससीओ का 24वां सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्थाना में होने वाला है और ये 2025 में कहाँ होगा? चीन में होगा, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि अभी का जो 2024 में सम्मेलन हुआ है कजाकिस्तान के अस्थाना में, उसमें 10वां मेंबर एक बना है, 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि एससीओ का 10वां मेंबर वाला देश कौन बन गया है? तो बेलारूस बन गया है, ठीक। अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड देख लेते हैं हम। अब देखिए इसका कुछ हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। संघाई 5, ठीक है ना, एससीओ का पहले नाम क्या था? संघाई 5, ठीक है ना। ये इसकी स्थापना अप्रैल 1996 में किया गया था। संघाई 5 इसलिए कि इसमें पहले 5 देश थे, ठीक है। संघाई 5 इसलिए एससीओ का ये रूप है, ठीक है ना, एससीओ का ये बैकग्राउंड है। अप्रैल 1996 में इसकी स्थापना किया गया और संघाई 5 में 5 देश से, इसलिए संघाई 5 रखा गया। शुरू में इसमें 5 देश थे, कौन कौन? रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक। तो संघाई 5 में कौन कौन देश? रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक। अब देखिए एससीओ में 15 जून 2001 को संघाई 5 के साथ नया देश जुड़ा, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो सब एससीओ 5 में 15 जून 2001 को संघाई 5 के साथ उज्बेकिस्तान जुड़ा। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ। तो 2017 में एससीओ में भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुआ? तो 2017 में, ठीक। और 2023 में ईरान शामिल हुआ। तो ईरान एससीओ में कब शामिल हुआ? 2023 में। और 2024 में अभी बताया था मैंने बेलारूस शामिल हुआ है, ठीक। तो क्लियर हुआ? 2024 में बेलारूस, ये लेटेस्ट है। भारत भी लेटेस्ट है, 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़ा है। आगे देख लेते हैं, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला कुछ अपना उत्पादन का क्षेत्र है, रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात का, ठीक है। इसमें वृद्धि हुए हैं दोनों डिपार्टमेंट में, देख लीजिए। 2023 देखिए, पहले 2022 से 23 में 1.08 लाख करोड़ हुआ उत्पादन, ठीक है, रक्षा उत्पादन में। और 2023 से 24 में 1.27 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ। इस तरह कितना हो गया है? 16.7% का करोड़, लाख करोड़ का वृद्धि हुआ है। और वही हम रक्षा निर्यात में देखें तो 2022 से 23 में 15,920 करोड़
उत्पादन हुआ था, निर्यात के लिए निर्यात हुआ था, ठीक है। 15,920 करोड़ का निर्यात हुआ। और वही 2023 से 24 में देखें तो 21,083 करोड़ का निर्यात हुआ है, यानी 32.5% रक्षा निर्यात हुआ है। निर्यात के दृष्टि से कितना 2023 से 24 में देखें 22-23 के मुकाबले तो 32.5% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ है निर्यात में। और वही रक्षा उत्पादन में देखें तो इसमें कितना वृद्धि हुआ है पिछले मुताबिक, पिछले साल के तुलना में तो 16.7%, ठीक। इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 346 वस्तुओं की सूची जारी किया गया है, ठीक है। तो रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा कितने वस्तुओं का सूची तैयार किया गया है, तो ये 346, ठीक, जिसे केवल भारतीय उद्योगों से ही खरीदा जाना है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो 346 वस्तुओं की सूची जारी की गई है इसे केवल भारतीय उद्योग से ही खरीदा जाना है, बाहर से नहीं खरीदे जाएंगे, ठीक। यहाँ से कभी कभी बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं और भारत के कई सारे जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न लगभग बनते हैं, ठीक है। तो प्रमुख उत्पादक राज्य है, देख लेते हैं। जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो बंगाल 1 नंबर पे है। जूट उत्पादन में भारत में बंगाल 1 नंबर पर, बिहार दूसरे नंबर पर और असम तीसरे नंबर पे है। तो जूट उत्पादन में भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पहले नंबर पे है, तो बंगाल है, दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे नंबर पर असम है। कपास की बात करें तो भारत का कौन सा ऐसा देश है जो कपास में सबसे प्रथम स्थान पे है, तो गुजरात। भारत का गुजरात जो है कपास में सबसे पहला स्थान है 2024 में। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। गन्ना उत्पादन की बात करें 2024 में तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद महाराष्ट्र करता है। और मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात करता है, उसके बाद राजस्थान करता है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IMF द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 IMF द्वारा जारी किया गया है, ठीक। और 2024 से 25 में 2024-25 में भारत में 7% की वृद्धि हुआ है। आगे देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अनुमान लगाया गया था। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार UNA के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी किया गया, ठीक। तो UNA के जनसंख्या विभाग द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 जारी किया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 UNA के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसमें बोला गया है कि 2062 में भारत की जो जनसंख्या है वो उच्चतम स्तर पर होगी, ठीक। 2062 में भारत की जनसंख्या उच्चतम स्तर पर होगी और 1.7 अरब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2062 में भारत की जनसंख्या, वो 1.7 अरब, समझ लीजिए। अभी हम लोग कितने हैं, 142 पॉइंट समथिंग। दूसरे नंबर पर चीन होगा और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान होगा। तभी देख लीजिए 2062 में दूसरे नंबर पर चीन हो जाएगा और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान होगा, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है, ठीक। उसके बाद 2024 में जीवन प्रत्याशता कितना रह गया है, तो 73.3%, ठीक। पहले के ज़माने में, आज से अगर हम देखें 50 साल पहले यानी 10 साल पहले, 20 साल पहले तो लोग 100 साल तक जीते थे, लेकिन अब ये 2024 में ये जीवन प्रत्याशा का जो दर है ये 73.3 वर्ष, यानी अब कोई व्यक्ति 73 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाएगा, ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है, यानी नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है फिर से और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने हैं। नीति आयोग पुनर्गठन में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बने हैं, ठीक है। जो नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है दोबारा, उसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी हैं, ठीक। पूर्णकालिक सदस्य कौन है, तो बीके और उसके बाद है रमेश चंद्र, VK पाल और अरविंद विटमानी, ठीक। तो वैसे तो आपको मालूम है कि नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी ही होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष में सुमन के बेरी और पूर्णकालिक सदस्य में 4 सदस्य हैं। BK सारस्वत है,
ठीक है, BK सारस्वत, रमेश चंद्र और VK पाल और अरविंद वीरमानी। ठीक है, ये अरविंद वीरमानी है। ठीक है, BK सारस्वत, रमेश चंद्र, VK पाल और अरविंद वीरमानी, याद कर लीजिएगा इसे। देखिए, जो नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है इसी में कुछ बदलाव किया गया है। वो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं तो देखिए, पदेन सदस्य इसमें रखे गए हैं 4। ठीक है, नीति आयोग के पुनर्गठन जो हुआ है उसमें 4 सदस्यों का क्या किया गया, अलग से एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। देख लीजिए, पदेन सदस्य में कौन कौन है तो राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, शिवराज चौहान है और निर्मला सीतारमन है। ठीक, पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज चौहान और निर्मला सीतारमन। ठीक, इसे याद कर लेना है। उसके बाद है विदेश व्यापार। ठीक है, इसको ऊपर कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये विदेश व्यापार हुआ है। ठीक है, पहली तिमाही का विदेश व्यापार 2024 से 25 का अप्रैल जून का क्लियर कर दिया गया है। ठीक, तो ये पहली तिमाही विदेश में व्यापार का 24-25 का क्लियर हो गया है। और देखिए, इसमें 2 व्यापार हुए, एक वस्तुगत व्यापार और सेवा व्यापार। ठीक, तो वस्तुगत व्यापार में निर्यात और आयात हुआ है। ये PT परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से पूछे जाते हैं बार प्रश्न। ठीक है, तो वस्तुगत व्यापार में हम निर्यात देखें तो 109.96 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। ठीक है, वस्तुगत व्यापार में 109.96 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। और वस्तुगत व्यापार में ही आयात कितना हुआ है तो 172.23 अरब डॉलर का आयात हुआ है। ठीक है, तो वस्तुगत व्यापार निर्यात में 109.96 अरब डॉलर और आयात कितना हुआ है 172.23 अरब डॉलर। ठीक, उसी के बाद अगर हम सेवाओं का व्यापार देखें, सेवाओं में कितना निर्यात और आयात हुआ है तो सेवाओं में हम निर्यात देखें तो 90.37 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है और आयात देखें तो 50.67 अरब डॉलर का आयात हुआ है। तो इसे याद कर लेना है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्विफ्ट, ये जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट एक वर्ड है। ठीक है ना, ये बार बार पूछे जाते हैं और लेटेस्ट भी है स्विफ्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड है। ठीक है, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड है, इसे याद कर लेना है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, विक्रम मिश्री बने हैं। भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिश्री बने हैं। अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। ठीक है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। और PIB के नए महानिदेशक कौन बने हैं, धीरेन्द्र के ओझा बने हैं। PIB के नए महानिदेशक धीरेन्द्र के ओझा बने हैं। और CBDT के नए अध्यक्ष रवि अग्रवाल बने हैं। CBDT के नए अध्यक्ष रवि अग्रवाल बने हैं। उसके बाद अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खाना बने हैं। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं तो राजेंद्र खाना बने हैं। और BIE के नए चेयरमैन CS सेठी बने हैं। SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं, CS सेठी। SBI के नए चेयरमैन CS सेठी बने हैं। ठीक है, SBI के नए चेयरमैन CS सेठी बने हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर बने हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं तो उर्सुला वॉन डेर। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर बने हैं। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, एंटोनिया कोस्टा, जो पुर्तगाल के हैं। ठीक, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, एंटोनिया कोस्टा, कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, एंटोनिया कोस्टा, कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। क्लियर हो गया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है। उसके बाद शाहरुख खान को लोकार्ने फिल्म महोत्सव का करियर अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। शाहरुख खान को लोकार्ने फिल्म महोत्सव का करियर अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। ठीक, उसके बाद कुछ बुक्स हैं,
ठीक है, इस बुक्स को देख लेते हैं, लेटेस्ट है। द पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड एक्टिविस्ट मेमोरी किसने लिखा है? अरुणा राय का। द पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड एक्टिविस्ट मेमोरी किसने लिखा है? अरुणा राय का। उसके बाद है आई हैव द स्ट्रेस ए कुटी क्रिकेट स्टोरी, रविंद्रचंद्र आश्विन ने लिखा है। ठीक, आई हैव द स्ट्रेस ए कुटी क्रिकेट स्टोरी, रविंद्रचंद्र आश्विन ने लिखा है। अभी आज का आपने देखा होगा, कल बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो मैच खेला जा रहा है, रविंद्रचंद्र आश्विन ने सेंचुरी मारा है टेस्ट में। ठीक, सेंचुरी मारा है। उसके बाद देख लीजिए ब्लू सिस्टर्स। ठीक, ब्लू सिस्टर किसने लिखा है? कोको मेलर्स ने लिखा है। ब्लू सिस्टर्स कोको मेलर्स ने लिखा है। ब्लू सिस्टर्स कोको मेलर्स। उसके बाद संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया। संविधान हत्या दिवस। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर बने हैं। उसके बाद है लिएंडर पेस व विजय अमृतराज। लिएंडर पेस व विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले एशियाई टेनिस स्टार बने हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं जो टेनिस स्टार बने हैं। ठीक, टेनिस स्टार हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज क्या है? टेनिस स्टार है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना है दोस्तों, देखिए ये जो 25 जून है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि 1975 में आपातकाल जो लगा था उसी के वियोग में अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए स्पेन के मोनोलो मार्केज फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, मोनोलो मार्केज स्पेन के ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? मोनोलो मार्केज। स्पेन के मोनोलो मार्केज भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। ठीक, तो भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो स्पेन के मोनोलो मार्केज। ठीक, मोनोलो मार्केज स्पेन के हैं और भारत के नए फुटबॉल के कोच बने हैं। उसके बाद बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कहाँ है? नेपाल में। तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नेपाल में है। ये काफ़ी लेटेस्ट है, याद रखना है, काफ़ी लेटेस्ट है। 2024 नाटो का सम्मेलन जो हुआ था वो वाशिंगटन डीसी में। ठीक, 2024 में नाटो का सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में होने की बात की गई थी। COP29 ये अजरबैजान के बाकू में होगा। ठीक, COP29 अजरबैजान के कहाँ हुआ? बाकू में होगा, हो गया है। COP29 अजरबैजान के बाकू में हुआ और 2024 का नाटो वाशिंगटन डीसी में हुआ। ठीक, इसे क्लियर कर लेना है। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय JEN-AI कॉन्क्लेव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो केरल में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय JEN-AI, ठीक है, JEN-AI कॉन्क्लेव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये केरल में किया गया। ठीक, केरल में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस अवधि के लिए 6003.65 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया है? तो ये 2023 से 24 से 2030 से 31 के लिए। ठीक, तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये 6003.65 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया है और ये 2023 से 24 से लेकर 2030-31 तक इसका अनुमोदन किया गया है। ठीक है, गेस किया गया है, इतना से इतना तक ये लागत से अनुमोदित किया गया है। अगला देखते हैं। देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक, प्रोजेक्ट नेक्सस जिसका भारत संस्थापक सदस्य बना है। ठीक है, तो भारत संस्थापक सदस्य बना है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कभी कभी जुबान फिसल जाता है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस जिसका भारत संस्थापक सदस्य बना है। ठीक है, तो भारत संस्थापक सदस्य किसके तहत बना है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत, और प्रथम प्रस्तावक देश भी बन गया है। उसमें
इसमें आसियाना के कितने देश शामिल हैं? तो देखिए इसमें आसियाना के 4 देश शामिल हैं। कौन कौन? मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आसियाना के 4 देश शामिल हैं। मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ये 4 देश हैं आसियाना के। ठीक, हाल ही में पूछ देगा कि आसियाना में कितने देश हैं प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत, तो 4 बताइएगा। ठीक, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। उसके बाद हाल ही में किस तिथि को ऑफशोर की तिथि देखने को मिली है? तो ये 5 जुलाई 2024 को। ठीक, तो हाल ही में किस तिथि को ऑफशोर की स्थिति देखने को मिली है? तो 5 जुलाई 2024 को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हाल ही में किस पहले व्यक्ति को मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए सफल मस्तिष्क परीक्षण किया गया है? ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मिर्गी आया, ठीक, और उसका सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम है ओटान नेल्सन। ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था। ठीक है, तो ब्रिटेन का ओटान नेल्सन का सफल परीक्षण मिर्गी का नियंत्रित कर लिया गया है। जब उसको मिर्गी आया तो उसको उस पर कंट्रोल पा लिया गया है और उसका नाम है ओटान नेल्सन, ब्रिटेन का है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, व्यक्ति ब्रिटेन का है, नाम क्या है? ओटान नेल्सन। बाकी ये सब देखिए, ये सार संग्रह है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? तो क्रिस्टोफर सेलेरिसियो को है। ठीक है, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर या देख लीजिएगा, हम स्लो कर देते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक, हमें ज़्यादा नहीं देखना है, सिलेक्टेड चीज़ें देखना है दोस्तों। ठीक, आगे देख लीजिए, आगे क्या है, ये सब चीज़ें हैं आगे। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, ये सब प्रतियोगिता दर्पण का है दोस्तों। ठीक, ये सब प्रतियोगिता दर्पण का है। तो प्रतियोगिता दर्पण से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल, और इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए महीने का करंट अफेयर लेकर। ठीक, 2024 का हम लोग पूरा जनवरी से लेकर हमें नवंबर तक करना है। ठीक, तो इंतज़ार कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। पढ़ाई कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, 14-15 घंटे पढ़ना है हम लोग। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें जी जान लगाकर।